Hi everyone, today I am discuss about Maxwell's magnetic wave theory या transverse nature of electromagnetic wave। देखो मैक्सवेल इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। देखो इन वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक है और मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या होते हैं सेम फेज में सेम यानी इक्वल हार्मोनिकली क्या होते हैं चेंज होती है यानी सेम यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं सेम साथ साथ सेम फेज में और सेम हार्मोनिकली यानी सिंपल हार्मोनिकली क्या होते हैं चेंजेबल होते हैं। इन वेव में इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर ई वेक्टर एंड बी वेक्टर जो होते हैं ये क्या होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ये दोनों वेव प्रोपिगेशन की डायरेक्शंस के परपेंडिकुलर होते हैं। ये दोनों वेक्टर जो प्रोपिगेशन ऑफ वेव है उसके क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव क्या होती है ट्रांसवर्स नेचर की होती है। तो यहां से क्या प्रूव होता है इस प्रकार इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव क्या होते हैं आपके ट्रांसवर्स नेचर की होते हैं। ठीक है, इस प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर की होते हैं और इन वेव में दोनों वेक्टर ई और वी वेक्टर सेम क्या होते हैं सेम प्रॉपर्टी होती है सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन कुछ रिएक्शंस कुछ एक्शन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की तुलना अधिक प्रभावी होती है। जैसे आपकी फोटोग्राफिक प्लेट है या फिल्म है केवल इसमें ई इफेक्टेड रहता है बी नहीं। इसी प्रकार महत्वपूर्ण ई की आंख जो आइज है उसकी रेटिना को इफेक्टेड करती है बी नहीं करती है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है इसको हम क्या कहते हैं लाइट वेक्टर भी कहते हैं ठीक है, इसका डायग्राम क्या होगा देखो ये ट्रांसवर्स नेचर के होते हैं। मैंने क्या कहा इसमें अब देखो ई और बी क्या होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये सपोज ई है और ये बी है। ये देखो ई है ये ई है और ये बी है आपका और ये प्रोपिगेशन ऑफ वेव है यानी इस साइड क्या है प्रोपिगेशन वेव प्रोपिगेशन यानी एक्स एक्सिस में वेव प्रोपिगेशन है यानी वेव की चलने की दिशा मीन्स जो वेव की चलने की दिशा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के क्या होती है आपकी परपेंडिकुलर होती है। देखो ये कैसे चलते हैं आपके ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये है आपका और ये सेम फेस में सेम टाइम क्या होती है आपकी इक्वल होती है। देखो इसमें मैं डॉट डैश डैश से शो कर देता हूं मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये क्या है सेम फेस है आपका। देखो ये क्या है आपके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। देखो ये इलेक्ट्रिक है और ये मैग्नेटिक है ये इलेक्ट्रिक है ये मैग्नेटिक है ऐसे ही ये आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। ये इलेक्ट्रिक है ये मैग्नेटिक ये ई बी ऐसे ही बढ़ते जा रही है ये वेव। तो ये क्या होगा आपका ये क्या है आपके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन ये है। ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसके परपेंडिकुलर क्या है आपका वेव प्रोपगेशन मींस वेव की चलने की डायरेक्शन। यहां से क्या प्रूफ होता है आपका कि ये क्या है ट्रांसवर्स नेचर के है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखो यहाँ पे इस डायग्राम से क्या कंक्लूजन निकलता है ई क्या है आपकी ई वेक्टर है और बी वेक्टर है। ये एक्स एक्स के डायरेक्शंस
डॉटेड क्या कर रहा है आप, ये बी वेक्टर की डायरेक्शन को बी वेक्टर शो कर रहा है वाई डायरेक्शन में, और जो वेव ऑफ प्रोपिगेशन है आपकी इस डायरेक्शन में यानी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में शो कर रहे हैं। तो यहां से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सपोज मैं इसको जेड एक्सिस कह देता हूं, इसको जेड एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस कह रहा हूं। तो देखो जेड एक्सिस में वेव प्रोपिगेशंस है, एक्स वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ए एंड वी वेरी, देखो यहाँ पर जेड डायरेक्शन में वेव प्रोपिगेशंस है, ई एंड वी वेरी साइनोसोइडल्स, यानी ई और वी क्या कर रहे हैं साइनोसोइडल में क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं साइनोसोइडल डायग्राम में, ठीक है, साइनोसोइडली एंड बिकम मैक्सिमम एट द सेम पोजीशन, दोनों क्या हो रहे हैं सेम पोजीशन एंड सेम टाइम, दोनों मैक्सिमम सेम पोजीशन में हो रहे हैं और सेम टाइम क्या हो रहे हैं मैक्सिमम हो रहे हैं। सिंस क्या होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ई एंड वी आर क्या होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, तभी ये क्या होते हैं ट्रांसवर्स नेचर की होता है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है प्रोपेगेटिंग इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शंस की बात है। तो इसमें क्या होगा जो जेड डायरेक्शंस में बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो ई एक्स इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई इज इक्वल टू ई एक्स के अलोंग है, तो यहां पर क्या लिखेंगे ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। बी क्या है यहाँ पर, बी इज इक्वल टू बी वाई, बी इज इक्वल टू बी वाई, बी नॉट, देखो बी वाई क्यों होगा क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग है, बी नॉट साइन के एक्स माइनस साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब देखो इसमें होगा क्या, जो k है k क्या है कांस्टेंट है, जैसे k क्या है यहाँ पर k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा मैं बता रहा हूँ, और ओमेगा इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू, ठीक है। लैम्डा जो है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वेवलेंथ है, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी है, ई नॉट क्या है आपकी एम्पलीट्यूड वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट क्या है एम्पलीट्यूड वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, बी नॉट क्या है एम्पलीट्यूड वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये तो क्या है आपके मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और ट्रांसवर्स नेचर की होती है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। ये तो एक छोटा सा हुआ है। अब देखिए इसमें क्या होता है, कुछ इसकी हिस्ट्री बता देते हैं आपको कैसे क्या हुआ, हालांकि है सिलेबस में नहीं आपका। तो देखो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है आपकी, इसकी हिस्ट्री थोड़ी बहुत, हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आपकी हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखो यहाँ पर क्या है, क्या होगी इसकी हिस्ट्री। देखो पहले तो हम क्या मैक्सवेल द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की क्या की डिस्कवर्ड की थी, तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसमें अपना अपना योगदान दिया। तो इसमें एक योगदान इस प्रकार है आपका हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, हालांकि मैक्सवेल ने इसकी क्या की डिस्कवर्ड की। तो 1887 में इन्होंने इसकी क्या की, इस एक एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया, जो ऑसिलेशंस जो हो रहे हैं चार्ज के द्वारा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखो साइंटिस्ट से जो ऑसिलेशंस होते हैं चार्ज द्वारा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का क्या होना मीन्स क्रिएट होना एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के द्वारा शो किया गया, जो आज क्या है डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम पर क्या है बेस्ड है। तो इसके एक्सपेरिमेंट देखिए, इसमें क्या होता है, इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग थ्योरेटिकल रूप से हमने एक दो डायग्राम दिखा रहे हैं, ये डायग्राम शो कर रहे हैं, ये कलेक्टर है और ये क्या है आपकी प्राइमरी कॉइल ये क्या है प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल कहेंगे इसको। यहाँ पर क्या होंगे सेल्फ यानी इंडक्शन होगा, इंडक्शन कॉइल कहलाएगी, इंडक्शन कॉइल से क्या हो गया आपकी प्राइमरी कॉइल्स, और ये क्या हो गया आपका कलेक्टर, ठीक है। और यहां से हमें किसी टाइम इंटरवल कुछ
इंटरवल शो कर रखा है ये और ये। इसके बाद हमने दो मेटल प्लेट, मेटल रॉड्स, जिसे हमने R1 और R12 की हेल्प से एक यहां पर और एक ये है आपकी क्या है S1 और S2, S1 S2 ये है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक एक्सेप्टर यूज करते हैं जो सर्कुलर फॉर्म में होता है, डी होता है, ये D1 और D2, ये क्या है आपका एक्सेप्टर। देखो ये क्या है आपके S1 S2 बड़ी मेटल प्लेट है आपकी। S1 और S2 क्या होती है आपकी मेटल प्लेट होती है, और जो रॉड यानी पीतल की जो रॉड होती है R1 R2 से क्या होती है जुड़ी रहती है। और यहाँ मेटल की क्या होती है, कुछ गोले टाइप में, स्फीयर टाइप में होते हैं, जिसे हमने कहा था, क्या कहा, A1 और A2, ये A1 और ये A2 है, ठीक है। तो इन गोले मींस इन स्फीयर के मध्य क्या होता है, एयर गैप होता है। मैंने कहा था इंटरवल है, ये क्या है आपका एयर गैप हो, ये भी एयर गैप है, ठीक है, एयर गैप है। तो इन दोनों जो गोलियां हैं के संबंध में इंडक्शन कॉइल को सेकेंडरी कॉइल की बात करते हैं, ये क्या है आपकी सेकेंडरी कॉइल से ऐड किया जाता है, सेकेंडरी कॉइल, यानी दोनों कॉइल को इंडक्शन कॉइल को सेकेंडरी कॉइल से होता है, ताकि इसके मध्य जो भी पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के क्या होता है, डिटेक्ट या रिसीव करने की के लिए हर्ट्ज ने एक संसूचक बनाया। दो D1 और D2 क्या है, एक वायर लूप, वायर की हेल्प से एक लूप बनाया गया है, ठीक है। ये वर्क कैसे करता है, देखो इसमें क्या होता है, जब इंडक्शन कॉइल में हम इंटरपुटिंग करंट्स फ्लो करते हैं तो A1 और A2 के बीच जो एयर वो गैप है, इसमें हाई वोल्टेज लगाई जाती है। तो हाई वोल्टेज इस गोलों के मध्य क्या करता है, वायु, ये गोले हैं, इसके मध्य क्या है आपकी एयर क्या होती है, आयनाइज्ड होती है। एयर को आयनाइज कर देते हैं गोलों के मध्य, आयनीकरण, आयनाइजेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स का विसर्जन, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या होता है, फ्लो होता है, जो फ्लो होते हैं इसमें, तो एक कंडक्टर का पाथ या वेव मिलता है इनको, कंडक्टर पाथ, जिसे हम क्या करते हैं, जिसे इस इंटरवल में क्या करते हैं, चिनगारी टाइप में क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। जो ये आयनाइजेशन पार्टिकल जो होते हैं आगे पीछे ऑसिलेट करते रहते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होती है, वेव क्रिएट होती है। और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये प्लेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है ये कितनी होती है, इसे हम फाइंड कर सकते हैं, F = 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ LC। तो ऐसे क्या होती है, चिंगारी रूप में मिलती है, जिसे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ये सर्किट LC सर्किट के इक्विवेलेंट होता है, जिसे इस कॉइल में इंडक्टेंस क्या करते हैं आपकी देते हैं। और इसमें जो स्फेरिकल इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, स्फेरिकल इलेक्ट्रोड ये क्या करते हैं, कैपेसिटी प्रदान करते हैं, ठीक है। इसमें जो कॉइल है ये क्या करते हैं, इंडक्टेंस, और जो स्फेरिकल्स क्या है आपके स्फेरिकल इलेक्ट्रोड जो है वो कैपेसिटी प्रदान करते हैं। तो इंडक्टेंस और कैपेसिटी दोनों बहुत कम होते हैं, अतः इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। सर्किट की फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या करते हैं, वेव क्रिएट करते हैं। ये तो है आपका हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, ये पूछा नहीं जाता है। इसके अलावा और भी बोस की जो डिस्कवर थी उसमें भी कहा गया था, मार्कोनी की जो डिस्कवर थी रेडियो वेव, वो भी शो किया गया था, लेकिन ये पूछा नहीं जाता है आपका। ये क्या है हिस्ट्री, लास्ट में मैक्सवेल के द्वारा ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या की डिस्कवर्ड की गई, जो हम बता चुके हैं। इसके बाद आता है आपका इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, CHARACTERISTICA ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
मैग्नेटिक वेव। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देखो पहला पॉइंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सीलरेटेड चार्ज, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, एक्सीलरेटेड चार्ज, पहली प्रॉपर्टी है एक्सीलरेटेड चार्ज से प्रोड्यूस किया जा सकता है। और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। पहला क्या है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सीलरेटेड चार्ज, ये एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल। दूसरा है ई और बी के परपेंडिकुलर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को डिफ्लेक्ट नहीं डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, और ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, अर्थात इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होते हैं। देखो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, तो ये इनमें कोई चार्ज पार्टिकल नहीं होते हैं। ये देखो नंबर 4 है आपका, ये फ्री स्पेस में लाइट वेव की स्पीड से क्या करती है, चलती है, जो c की स्पीड भी उतनी होती है लाइट की स्पीड के इक्वल मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड, यानी इसकी जो स्पीड है वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करती है, इसकी स्पीड लैम्डा पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, ये एक्सीलरेटेड और क्या करते हैं, ऑसिलेटेड के कारण क्रिएट होती है, जो हम बता चुके हैं। इसके अलावा लाइट से रिलेटेड सभी इवेंट्स के लिए इलेक्ट्रिक और लाइट से रिलेटेड जो भी इवेंट घटना हो रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, आपका ई होता है, अतः इसे हम क्या कहते हैं, लाइट वेक्टर कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं, लाइट वेक्टर कहते हैं। देखो किसी मीडियम की बात करते हैं, अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, जब किसी मीडियम में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव की स्पीड किसी मीडियम में लिखते हैं तो v = 1/√, क्या लिखते हैं, हम पढ़ चुके हैं, म्यू इंटू एप्सिलॉन लिखते हैं। किसी मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड 1/μ इंटू एप्सिलॉन, जहां म्यू क्या है, उस मीडियम की परमिएबिलिटी है और एप्सिलॉन क्या है, उस मीडियम की परमिटिविटी है। ठीक है, अब देखो अगर यहां पर हम बात करते हैं उस मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर और म्यू एप्सिलॉन आर हैं, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, देखिए v = 1/μ r इंटू म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू या एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये इतनी होती है, जहां पर म्यू आर म्यू नॉट क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी है, और इसके अलावा उस मीडियम के एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, परमेबिलिटी और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये हम पढ़ चुके हैं। इसी को एप्सिलॉन आर कहा गया है और इसी को कहा गया है म्यू आर। ठीक है, ये आ गया आपका, क्या आता है आपका, देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर और म्यू आर डिनोमिनेटर में, तो एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट को तो हम क्या लिखते हैं, देखो एक चीज और पढ़ रखी हमने, सिंस हम ये जानते हैं एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट = हम प्रूफ कहीं पढ़ा था 1/c² होती है, तो यहाँ पर क्या है, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट स्क्वायरिंग कर दो तो क्या आता है 1/c², मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, c लिख रहा हूँ, तो यहाँ से v क्या है आपका c अपान क्या, v c/μ r इंटू एप्सिलॉन r, यानी c/μ r इंटू एप्सिलॉन r, ये इसमें लिखा, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, v c/n, जो v क्या होता है आपका c/n, इसको लिखते हैं where n क्या होता है, हम लिखते हैं where, या म्यू भी लिख सकते हैं इसको, where n एप्सिलॉन r, where n एप्सिलॉन r इंटू म्यू r, जिसे हम कहते हैं क्या, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कहते हैं, n एप्सिलॉन r और म्यू r को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, ये ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं।
ठीक है, 1 म्यू आर एप्सिलॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, जिसको हमने 1/c² लिखा। ये क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इक्वल टू 1/c², स्क्वायर रूट में है नीचे तो डिनोमिनेटर ऊपर जाके c बन जाएगा, c/म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर, सॉरी ये क्या होगा एप्सिलॉन आर। 1/म्यू आर एप्सिलॉन आर को, सॉरी म्यू आर एप्सिलॉन आर को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, तो v इज इक्वल टू c/n आता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया, ये कहीं पर यूज होगी आपकी, देखिए इसको नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये तो लिखा हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इनटू म्यू आर, इसको इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 8th प्रॉपर्टी क्या होगी, देखो 8th प्रॉपर्टी है इसकी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द्वारा जो एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द्वारा पर यूनिट एरिया में जो एनर्जी क्या है ट्रांसफर की रेट है, उसे एक फिजिकल क्वांटिटी, एक क्वांटिटी से शो किया जाता है, जिसे हम कहते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। क्या कहते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर। क्या कहा मैंने, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा एनर्जी ट्रांसफर की जा सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द्वारा पर यूनिट एरिया में जो एनर्जी ट्रांसफर की रेट है, उसे हम कहते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है, इसे हम P से क्या करते हैं, शो करते हैं, तो P इज इक्वल टू क्या होता है आपका, P से डिनोट करते हैं, P इज इक्वल टू E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, ए वेक्टर अपॉन बी वेक्टर म्यू नॉट। देखो यहाँ पर हम जानते हैं बी अपॉन म्यू नॉट को क्या लिखते हैं, एच लिखते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन फील्ड, तो पी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ई क्रॉस एच। ये हम जानते हैं एच क्या है, यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन फील्ड है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसकी एवरेज एनर्जी डेंसिटी या एवरेज एनर्जी डेंसिटी तो को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो U इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, U N, यानी ये क्या है एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड्स। तो एवरेज एनर्जी, सिंस हम ये जानते हैं इसमें क्या है UE UM के इक्वल है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एवरेज जो है आपका U एवरेज इज इक्वल टू UE प्लस UM। ठीक है, ये 9th है, यहां से ऊपर चले गया, UE प्लस UM, ये दोनों इक्वल है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2UE लिख सकते हैं, U एवरेज इक्वल टू 2UE। ठीक है, तो जो एवरेज हम ये पढ़ चुके हैं UE इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन, हम पढ़ चुके हैं UE इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का वेस्टर में पढ़ा है। एवरेज एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम हमने पढ़ा था, ये एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, UAV इक्वल टू 2A। तो ये क्या हो जाएगी आपकी UAV इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट, क्या है ये है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एनर्जी डेंसिटी, या 2EM लिखेंगे तो UE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखो UE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल होगा, U एवरेज इक्वल टू UE इज इक्वल टू क्या है, इतना है, तो 2UE इज इक्वल टू कितना होगा, इतना होगा। ये क्या होगा आपका एवरेज इसके इक्वल है, तो 2UE इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो UE इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये क्या होगी, इसकी एनर्जी होगी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होगी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, E जो है ये तो हम पढ़ चुके हैं, UE इज इक्वल टू या 2UM भी लिख सकते हैं इसकी जगह। जो E होता है हम जानते हैं, जो इंड्यूस्ड EMF है E√√2 होता है, आप हम जानते हैं, सिंस ये भी जानते हैं। तो देखो जो एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आई, तो UE इज इक्वल टू क्या आया आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। हम इसके अलावा ये भी जानते हैं, सिंस E इज इक्वल टू E0/√2 अल्टरनेटिंग करंट में हम पढ़ चुके हैं। तो इसके अलावा UM इज इक्वल टू भी हम जानते हैं, UM इज इक्वल टू क्या है, हाफ V0² म्यू नॉट।
यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन रूट टू, b इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन रूट टू। ये तो क्या होती है आपकी, ये भी इसी प्रकार हम 1/4 रखेंगे इसको, क्योंकि ये 1/2 होती है। तो यहाँ पर हम um जो होगी आपकी क्या होगी, इसका आधा होगा, 1/4 वी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। यहाँ पर b जो होगी बी नॉट अपॉन रूट टू होगी। ठीक है, सेम ऐसे ही होगा जैसे u इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर लिखा है, वैसे um इक्वल टू 1/, सिमिलरली लिख दे रहा हूं मैं, सिमिलरली um इक्वल टू 1/4 वी नॉट स्क्वायर अपॉन क्या, रूट टू। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपकी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 10, जो इंटेंसिटी होती है आई, ये होती है आपकी 1/, इसको प्रूव भी किया जा सकता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट c e स्क्वायर। ये क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी होती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो इम्पल्स होता है, इम्पल्स से लिंक्ड होता है, जिस सरफेस पर ये क्या होती है, गिरती है, उस पर क्या करती है, प्रेशर डालती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा उस सरफेस पर डाले गए प्रेशर को हम क्या कहते हैं, रेडिएशन प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिरती है वहां पर क्या होती है, कुछ प्रेशर क्या करती है, डालती है, उस प्रेशर को हम कहते हैं रेडिएशन प्रेशर। क्या कहेंगे, रेडिएशन प्रेशर, जिसे हम P से डिनोट करते हैं F से। रेडिएशन प्रेशर F की वैल्यू देखो, ये क्या होता है आपका, इसको हम लिख सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ, इसको क्या, प्रेशर को ऐसे लिखा, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp/dt लिख दिया F को। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ dp/dt, या ये किसके इक्वल होता है, इंटेंसिटी ऑफ वेव, इंटेंसिटी ऑफ वेव अपॉन क्या, स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या होता है, रेडिएशन प्रेशर होता है। जहां जिस सरफेस पर क्या गिरती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिरती है, उस सरफेस में वो कुछ ना कुछ क्या करती है, प्रेशर डालती है। उस प्रेशर को ही हम क्या कहते हैं, रेडिएशन प्रेशर कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपकी एक टर्म आया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी कितनी होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लिख चुके हैं, शॉर्ट में ही लिख रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी थोड़ी देर पहले लिखा था इलेक्ट्रो I इक्वल टू 1/ε0 c ε0 स्क्वायर। तो देखो वेव प्रोपिगेशन की डायरेक्शन के प्रति यूनिट एरिया से पर सेकंड पास होने वाले एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए हम एक्स डायरेक्शन में क्या करते हैं, देखो ये क्या है आपका, कोई क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, इससे क्या हो रही है आपकी, ये क्या है आपका एक्स एक्सिस है, और ये क्या है आपका, देखो इससे हम ऐसे डिनोट करते हैं, इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए एक्स डायरेक्शन क्या है, वेव प्रोपिगेशन ऑफ वेव है, और इसका मैं इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया की क्या है आपके परपेंडिकुलर्स क्या हो रहे हैं, प्रोपिगेट हो रहे हैं। तो इसमें जो वेव की स्पीड है सपोज क्या है, c है, तो dt टाइम इंटरवल के बाद जो उसकी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, यानी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होती है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी c इनटू dt। ये पूछा नहीं जाता, वैसे कहीं प्रॉपर्टी में है, डिस्टेंस इक्वल टू c इनटू dt। ठीक है, सपोज कर रहे हैं dt टाइम इंटरवल में जो ट्रांसफर एनर्जी है वो क्या है आपकी, u है। u इज इक्वल टू क्या है, a क्या है, a क्रॉस सेक्शन एरिया एवं c इंटू dt क्या है, लेंथ वाले सिलेंड्रिकल्स, जो सिलेंड्रिकल्स बॉडी है उसमें क्या स्टोर्ड एनर्जी के इक्वल होगी, या हम कहते हैं इस, यानी a
क्रॉस सेक्शन वाले और इस लेंथ वाले c इंटू डी टी लेंथ वाले सिलेंड्रिकल बॉडी, जो सिलेंड्रिकल सरफेस में क्या है आपकी इतनी एनर्जी स्टोर्ड है, उसे हम कहते हैं ट्रांसफर एनर्जी। तो ट्रांसफर एनर्जी कितनी हो रही है, एक क्रॉस सेक्शन वाले सिलेंड्रिकल और सीटीटी लेंथ वाले सिलेंडर में जितनी एनर्जी क्या हो रही है स्टोर होती है, उतनी एनर्जी क्या हो रही होगी, ट्रांसफर हो रही होगी। ठीक है, तो इसके एनर्जी डेंसिटी, इसकी मेन एनर्जी डेंसिटी इंटू ये क्या होगा आपका एनर्जी डेंसिटी, मेन एनर्जी डेंसिटी इंटू क्या होगा, इस सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये क्या होगी, एनर्जी ट्रांसफर होगी। देखो मेन एनर्जी U इज इक्वल टू यू एवरेज है, एवरेज एनर्जी हम फाइंड पता है, इनटू ये क्या है वॉल्यूम ऑफ एनर्जी डेंसिटी, यानी वॉल्यूम मीटर क्यूब होता है, लेंथ कितनी है c इंटू डी टी है, एरिया कितना है इतना है, तो a इंटू सी इंटू डी टी लिख सकते हैं। U एवरेज हम जानते हैं शायद ना, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, U एवरेज को हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं I इज इक्वल टू क्या होता है, डेफिनेशन I इज इक्वल टू क्या होगा, U अपान A dt, डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये है, U की वैल्यू रखते हैं, U एवरेज इंटू A इंटू C इंटू डी टी अपान A इंटू डी टी लिख सकते हैं ऐसे, A इंटू डी टी। तो A इंटू डी टी से A इंटू डी टी कैंसिल आउट हुआ, U एवरेज इंटू C आया, यानी इसकी इंटेंसिटी कितनी आई, I इज इक्वल टू U एवरेज इंटू C। ठीक है, तो हम जानते हैं सिंस क्या होता है, U एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है आपका, ये एप्सिलॉन नॉट इनटू E स्क्वायर आरएमएस होता है, E स्क्वायर आरएमएस हम जानते हैं, U एवरेज इक्वल टू, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू U एवरेज की वैल्यू रखेंगे एप्सिलॉन नॉट E आरएमएस स्क्वायर इनटू C होता है। तो E आरएमएस की वैल्यू क्या होता है, E रूट अपॉन 2, I इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E नॉट अपॉन रूट 2, E नॉट अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर इनटू C होगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा आपका 1 अपॉन क्या 1/2 इतनी ही निकली थी हमारी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट C E नॉट स्क्वायर। ये क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या होती है, इंटेंसिटी होती है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, फ्री स्पेस में परमिटिविटी होती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो इसकी यूनिट क्या होगी, वाट मीटर स्क्वायर होगी, इस इंटेंसिटी की यूनिट होगी वाट मीटर स्क्वायर होगी। तो ये तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी। अब लास्ट टॉपिक बचता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।